किन्हीं तो ऐसे लोगों के नाम बताओ आप लोग जो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं, यानी कि अगर उनका नाम भी ले दिया जाए तो आप लोग एकदम बता दो कि अच्छा उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस तरीके से अगर कोई इंसान अपनी फील्ड में इतनी महारत हासिल कर लेता है तो यार उसको कभी भी अगर कोई गिराने पर आ जाए ना तो उसको कोशिश नहीं पूरी साजिश करनी पड़ेगी, पूरा होने के लिए पूरा महाभारत रचना पड़ेगा उस इंसान को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए, उस इंसान को उसके करियर से हटाने के लिए, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं उस एरिया में। क्यों? उसका रीजन क्या है? वो 24 घंटे अगर सोता भी है तो उसी चीज के सपने आते हैं उस इंसान को। वो खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, जहां पर भी वो जिस भी हालत में रहता है उसके दिमाग में वही चीजें घूमती रहती है। अगर आप लोग कोई बोले कि आप लोग 8 घंटे पढ़िए तो 8 घंटे वीडियो आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर लेकिन रियलिटी में आप लोग 24 घंटे पढ़ते हैं। जब आप लोग उस जोन में आ जाएंगे, आप लोगों ने सुना कितने टाइम पढ़ते हो कि मैं 24 घंटे मजबूर, इसका मतलब ये कि वो इंसान जो है 8 से 7 से 8 या 10 घंटे तो बैठ कर पाता है प्रॉपर इमेज जिसको कहते हैं चेयर सीटिंग, एक तरीके से सीटिंग रीडिंग जिसको आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन कभी भी लेकिन बाकी के जो टाइम है जो इंसान को सपने भी आते हैं अपनी काबिलियत के बेस पर मिलेंगे, सपने भी आते हैं अपने करियर के में, आप लोग वो जॉब चाहते हैं घुसा हुआ है अपनी काबिलियत के ऊपर काम करिए। इस तरीके से इसको जीना स्टार्ट कर देंगे मजबूरी माइंड में कोई दूसरा क्योंकि मजबूरी और वो इंसान अपने फायदा उठाते हैं खिलाड़ी बन जाएगा खुद। और ये नजरों में अगर आपने एक बार नीचे गिराते हैं लेकर आ जाते हैं तो फिर आप लोग की लाइफ में काफी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा बोलते कि यार मैं गरीबी आप लोगों ने विश्वास किया और नहीं आसपास के लोगों ने विश्वास किया होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनना पड़ेगा। तो पक्का खिलाड़ी अगर बनने के लिए अगर आप लोग अपनी मजबूरी कर पाते हैं तो लोग टाइम देते हैं, हर एक चीज ना टाइम हमेशा यूज अगर जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम आप लोग को हमेशा जहां भी चीज आप लोगों को जरूर मिलेगी अगर सही डायरेक्शन में आप लोग चलोगे। और ये कहते हैं कि घर से निकलना है और कहीं जाना है आप लोगों को, अगर आप लोग गाड़ी से जा रहे हैं और कहीं पर आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन पर जाना है किसी और एरिया में, यहाँ पर ए से चले आप लोग बी पर पहुंचना है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों को रास्ता पता होना चाहिए, ठीक है। वरना पता चला पता नहीं कहां से घूम घूम कर आ रहे हैं, इधर उधर से घूमकर यहाँ पहुंच रहे हैं, रास्ता था यहाँ पर 5 मिनट का और पहुंच रहे हैं आप लोग 5 दिन बाद, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में सही एनर्जी लगाकर सही टाइम पर रिजल्ट लेना यही सही तरीका है, वरना जिंदगी जो है वो ऐसे ही गुजर जाएगी और जो चाहिए वो भी आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो काफी प्यारा इंटरेस्टिंग और शानदार डिस्कशन रहने वाला है। क्या क्या डिस्कस करने वाला है तो उसका एक खाका है आप लोगों के सामने, देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे पूरा डिस्कशन डिटेल में। पहले आप लोग ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, यही कुछ तो ये और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी लेक्चर के अंदर। तो काफी प्यारा, काफी शानदार, काफी मीठा ये डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। वर्ल्ड डे के बारे में बात की जा रही है, किसके? यह है कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोथ, यानी कि जो मरुस्थलीकरण होता है जहां पर सूखा पड़ जाता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो उस एरिया को कैसे सही डायरेक्शन में लेकर चलना है, कैसे वहां पर फिर से खेती स्टार्ट करनी है या कोई और प्रोडक्टिव काम करना है। तो इसका जो डे है ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, ये है यहाँ पर पांदेव लेनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पांदेव लेनी ये केव है, ये केव क्या बेसिकली केव यानी कि जो गुफाएं हैं उनका ये पूरा ग्रुप है जिसमें लगभग 25 गुफाएं हैं। तो ये किस पर्टिकुलर राज्य के अंदर में ये भी आप लोग बता सकते हैं, और किस हिली एरिया के अंदर है ये भी आप लोग बताएगा। ये बुद्धिस्ट केव के लिए काफी फेमस है, तो इसके बारे में आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। तो कई सारी प्यारी प्यारी हिस्ट्री की भी चीजें आप लोगों को जानने को मिल जाएंगी, उसको भी हम लोग समझेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में बोले तो WHO, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया था, चलिए ये बताइए आप लोग ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, इतना बता देता हूं, अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव की गई अभी एक वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, और जो वैक्सीन है वो चाइना की है, इतना बताता हूं। उस वैक्सीन का नाम आप लोग को बताना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर, अरे यार ये तो क्वेश्चन था चलिए ये वैसे क्वेश्चन बनाना था मुझे। अभी एक राज्य है जिसके द्वारा 33.3% रिजर्वेशन दिया गया है गर्ल्स के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में, तो देश का पहला राज्य यहां पर बन गया है। तो वो कौन सा राज्य है, ठीक है, तो वो है बिहार बिहार की कैपिटल पता है क्या आप लोगों को? चलिए बिहार की कैपिटल बताइए। या बिहार के बारे में अगर बात करिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारी कंट्री में जो बिहार है वो कितने राज्य के साथ में बॉर्डर टच करता है, ये चलिए आप लोग बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा भले ही आप लोगों को आंसर मिल गया पर क्वेश्चन तो बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में पूछा गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये हिसाब की किताब, ये अभी यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो ऐसे नहीं हिसाब किताब देख लेना भाई अपना, तो वो वाली बातें यहाँ पर, ठीक है। तो बताइए ऑपरेशन ओलिव, तो ओलिव जो कलर भी आप लोगों ने सुना होगा उसी के नाम पर यहाँ पर बेसिकली जो ओलिव रेडली टर्टल है उनके लिए है। किसके द्वारा ये ऑपरेशन अभी न्यूज में देखने को मिला है, ठीक है, ये बताइए।
अब बात करें इंडिया जो है दुनिया में कौन से नंबर पर है रेयर अर्थ मटेरियल में। रेयर अर्थ मटेरियल क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके बेस पर आप लोग बैटरी बना सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज बना सकते हैं, मतलब कुछ नहीं ऐसे डिफरेंट जो मटेरियल होता है उसको यूज करके। तो रेयर अर्थ इसीलिए बोला गया क्योंकि वो रेयरली मिलते हैं और जहां पर मिलते हैं उनको रेयर तरीके से निकालना होता है, यानी एक तरीके से बहुत कॉमन नहीं है। तो रेयर चीज क्या होती है, डायमंड जो है वो रेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि सड़क पर कहीं पर आप लोगों को हीरा पड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो रेयर अर्थ मटेरियल में सबसे टॉप पर कौन है ये बताइए, और हमारी कंट्री कौन से नंबर पर है ये बताइए। कंदमाल हल्दी, ये आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं कौन से राज्य की है, और यहां पर आगे बात करें ये है इरोडे टर्मरिक, यानी कि दूसरा यहां पर ये वाली हल्दी है। ये दोनों हल्दी को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला हुआ है। तो ये कौन कौन से राज्य से आती है, तो मैच करने के लिए अगर आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज जाना नहीं, सर नहीं खुजाना, डिस्कस करेंगे, पता होना चाहिए, जिसको पता है वो बताइए। नेक्स्ट यहां पर बात करें तो अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट अप्रूवल दिया गया यहां पर ये, तो यहां पर ये 498 का किसके लिए दिया गया, यहां पर ये दिया गया IDEX यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो यहां पर DIO, तो यहां पर इसके अंडर यहां पर ये तो DIO की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट बात करें अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, यहां पर ये बात की जा रही है आई फैमिलिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक ऑपरेशन, एक तरीका ऑपरेशन या फिर डेटाबेस आप लोग बोलिएगा, ये डेटाबेस है यहां पर जिसमें अगर कोई पर्सन मिसिंग होता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े ही प्यारे, बड़े ही क्यूट से स्वीट से सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इनको आप लोग देखिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए और अब डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटेल में। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं शानदार और एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। यहां पर जो आप लोगों को ये जो डे देखने को मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन भी देखने को मिलता है, खासकर जब हम लोग बात करते हैं लैंड यूज के बारे में, यानी कि जो जमीन है जब यहां पर उसका डेजर्टिफिकेशन होता है यानी कि उसका मरुस्थलीकरण होता है, यानी कि वो उपजाऊ नहीं रहती है या सूखा वगैरह पड़ जाता है, उसकी वजह से भी जो जमीन है उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये काफी बर्बाद हो जाती है चीजें। तो इसकी वजह से क्या होता है, मान लीजिए कोई जमीन जो है वो डेजर्ट हो गई, यानी कि उसमें अब आप लोग प्रॉपर वे में खेती नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग ये समझिए इसकी वजह से एक ऐसी जमीन जिस पर पहले खेती की जा रही थी, कोई अलग एक्टिविटीज की वजह से या तो वहां सूखा पड़ गया या फिर वहां पर गलत तरीके से खेती की जा रही है, उसकी उर्वरक शक्ति जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसके चलते दिक्कत क्या हो जाती है, बहुत सारी ऐसी जमीन है जो इस तरीके से बर्बाद होती जा रही है, और अगर जमीन कम हो रही है और पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है तो इसके चलते जो जमीन कम हो रही है तो ज्यादा अनाज नहीं उगा पाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज्यादा अनाज चाहिएगा। तो आगे आने वाले टाइम में अगर ये चीजें हम लोगों ने नहीं रोकी तो आने वाले टाइम में लोग जो है वो भूखा मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में दिक्कत देखने को मिल रही है, यानी कि पूरे संसार में ऐसी दिक्कत है अलग अलग कंट्री में, तो उसी को कम करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि यहां पर सूखा भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। तो इसी को रोकने के लिए 17 जून को ये डे है। तो इसमें जो फोकस एरिया रखा गया, थीम जो है उसमें बोला गया है कि रिस्टोरेशन, यानी कि एक तरीके से जो जमीन ऑलरेडी खराब हो चुकी है उसको रिस्टोर करना है, लैंड और रिकवरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें करनी है, तभी जाकर आप लोग प्रॉपर वे में जनता के बढ़ते हुए अनुमान के हिसाब से आप लोग उनके लिए खाने पीने का भी सिस्टम जो है क्रिएट कर पाओगे। तो ये है इसके बारे में बेसिक बातें। तो 17 जून को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि यहां पर जो भी ये मरुस्थलीकरण होता है, सूखा होता है, तो इन चीजों को समझा जाए और कैसे इनको रोका जाए, यानी कि प्रिवेंट करना है, कैसे रोकना है, ताकि जो जमीन है उसको फिर से उपजाऊ बनाया जा सके और एक प्रोडक्टिव चीजों के लिए उसको यूज किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक और छोटी सी बात, ऐसा नहीं है कि यहां पर ये डे ही है बस, इससे रिलेटेड अगर आप लोग बात करिएगा तो यूएन का एक प्रोग्राम भी है जिसको UNCCD के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन की साइड से ये प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि एक ऐसा कन्वेंशन जिसमें कि डेजर्टिफिकेशन को यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकना है, ताकि जमीन को सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनके द्वारा अभी यहाँ पर जो 14 सेशन था, जो कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, उसमें यहाँ पर एक तरीके से उसको भी फोकस दिया गया, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में था। तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट न्यूज, प्यारी प्यारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। इसके बाद में फिर आप लोगों को डिटेल में न्यूज देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों के एस्से राइटिंग या फिर आप लोग आंसर राइटिंग या फिर अगर आप लोग कोई एथिक्स का या फिर कोई इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन, सारी चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज है ये आप लोगों को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ASI भी बोलते हैं,
तो इसके द्वारा अभी यहाँ पर 3 नई केव यानी कि गुफाएं ये अभी देखने को मिली। ये गुफाएं कहां पर है? यहाँ पर ये त्रिशमी जो हिल है यहाँ पर नासिक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नॉर्मली यहाँ पर इसको बुद्धिस्ट केव की तरीके से देखते हैं। आखिर बुद्धिस्ट क्या करते थे यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात की जाए तो पुराने टाइम पर बहुत सारी ऐसी केव, ऐसी गुफाएं मिली हैं जो कि यहाँ पर पत्थर में, बेसिकली पत्थर को खोदकर उसमें से निकाली गई हैं। देखिए बुद्धिज्म जो होता है वो क्या करते हैं, घूम घूम कर लोगों को एक तरीके से बुद्धिज्म का पाठ पढ़ाते थे। तो जो ऐसा मौसम आता था जब हमारी कंट्री में मॉनसून देखने को मिलता था, तो उस टाइम पर उनके रुकने के लिए, उनके आवास का रहने के लिए, रास्ते में जहां पर भी बारिश हो जाए वो रुक सके, अपना शांति में अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके, तो यहाँ पर ये गुफाएं बेसिकली देखने को मिलती हैं। तो ये एक तरीके से मोनोलिथिक टाइप में होती है, यानी कि पहाड़ में से काट कर एक पहाड़ से निकाली जाती है। इस तरीके कई सारी गुफाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पांडव लेनी के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं बेसिकली। एक तो यहाँ पर इनका नाम ये है कि यहाँ पर त्रिशमी जो बेसिकली ये गुफाएं हैं, इसी के साथ में यहाँ पर जोई, ये पांडव लेनी के नाम से भी आप लोग इसका नाम याद रखेगा, ठीक है। तो ये जो गुफाएं हैं ये आप लोगों को महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैंने बात की। और ये नॉर्मली ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो केव है उसके अंदर अगर बोला जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर वरांदा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से रहने का जो जगह घर में नहीं होता है, वरांदा टाइप में जो आप लोगों को देखने को मिलता है, उसी टाइप में इनका पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली, ताकि वहां पर पूरा एक, अगर मान लीजिए सीजन है पूरा, तो वो व्यतीत कर सके, वहां पर कोई दिक्कत उनको ना देखने को मिले। तो पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो गुफाएं हैं लगभग 25 के करीब यहाँ पर ऑलरेडी ये गुफाएं थी। अभी ये और गुफाएं यहाँ पर मिल गई हैं तो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मान लिया ये जाता है कि यहाँ पर सेकंड जो सेंचुरी बीसी से लेकर लगभग 6 सेंचुरी बीसी जो पुराने टाइम में, उस टाइम की ये यहाँ पर गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो नासिक के अंदर जो ये केव हैं तो याद रखेगा इनको हिनायान, आप लोगों ने सुना महायान हिनायान, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिशन है बुद्धिज्म के अंदर, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये जो केव। अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये बिल्कुल सिमिलर ऐसी है जैसे कन्हेरी, और इसी के साथ में वाई केव है। अगर ये आप लोगों से पूछे ये वाली केव कहां पर है, तो ये भी याद रखेगा ये महाराष्ट्र के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। कुछ और बातें कर लेते हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। तो अगर कोई ऐसी खोज होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखी, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, तो उसको कैसे कंजर्व करना है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर ये काम करती है। पहली बार इसको बनाया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। यही इसके पहले फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। और यहाँ पर 1861 में इसको बनाया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है मैंने आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। बाकी इसका मोटो हो गया। तो इसके बारे में आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन रखिएगा, क्वेश्चन अगर बन जाए तो पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। यहां पर अभी कई आप लोगों को दवाइयां देखने को मिल रही हैं कोविड-19 की। तो इसी के चलते एक कोविड-19 की जो दवाई है चाइना की साइड से अभी यहां पर अप्रूवल और दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो पूछे कि ये कोई दवाई अगर आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है तो अप्रूवल कौन करता है उसका, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है उसका अप्रूवल कि हाँ ये दवाई आप लोग इमरजेंसी यूज के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि इमरजेंसी यूज जो लिस्टिंग में इसको ऐड किया गया है। तो ये 8वीं वैक्सीन है अब तक। ऑलरेडी आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में कोवैक्सीन वगैरह, कोवैक्स वाली दवाइयां चल रही हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूव है। अभी यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इमरजेंसी यूज लिस्ट है उसके चलते बात करें तो ये फैसिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर जो कोवैक्स प्रोग्राम के तहत यहाँ पर सबको दवाई प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास में पैसा नहीं है, उन देशों के लिए जिनके पास में पैसा नहीं है, तो ये दवाई आगे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि और अच्छे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा इसका पहुंच पाएगा। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। बीजिंग बेस जो कंपनी है जिसका नाम है यहां पर सिनोवैक, तो उसके द्वारा यहां पर ये वैक्सीन प्रोड्यूस की जा रही है। तो सिनोवैक जो कोरोना वैक, ये जो प्रोडक्ट है यहां पर ये यहां पर बेसिकली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का क्या मतलब होता है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये होता है कि जो वायरस है उसको यहां पर या तो मारकर, ठीक है, या फिर बोलो कि इनएक्टिव कर किसकी हेल्प से, या तो केमिकल की हेल्प से, या फिर हीट या फिर रेडिएशन की हेल्प से उसको या तो इनएक्टिव कर दो या फिर मार दो। तो वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म यहां पर यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, जैसे ये दवाई हमारी बॉडी में जाएगी तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो नहीं हो जाएगा, एकदम दुरुस्त हो जाएगा कि हाँ कुछ अलग चीज आई है बॉडी के अंदर, तो उसको रोकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से कल को अगर रियलिटी वाला भी यहाँ पर जिंदा भी वायरस आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बन चुका होगा बॉडी के अंदर उसके साथ में भी लड़ने के लिए। तो इस तरीके का प्रक्रिया प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया जाता है जिसके चलते बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है दवाइयों का। नॉर्मली दवाई जो बाहर से जाती है वो कुछ ज्यादा काम करती नहीं है, आप लोगों की बॉडी के ही इम्यून सिस्टम को दुरुस्त करने का काम करती है। तो अगर आप लोग प्रॉपर खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी पीते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि किसी की दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर प्रॉपर वे में आप लोग ये सारी चीजें फॉलो करके चल रहे हैं तो, ठीक है। तो वही है कि दवाइयों से बचो तो अपने जीवन को वैसे भी आप लोग हष्टपुष्ट रख सकते हैं। ओके,
आइए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगी काफी मुझे न्यूज पर्सनली। बात की जा रही है बिहार के बारे में। बिहार हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य बन गया है पहला, जहां पर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें या फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें, 33.3% रिजर्वेशन कर दिया गया है जो लड़कियों के लिए। नॉर्मली मेडिकल कॉलेज में तो आप लोगों को लड़कियां देखने को मिल जाएगी, पर इंजीनियरिंग कॉलेजों में आप लोगों को बहुत कम लड़कियां देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीका सपोर्ट है यहाँ पर, खासकर अगर ये ना बोले कि बस इंजीनियर तो लड़का ही बने, नहीं, इंजीनियर लड़की भी बन सकती है। तो उसको एक एप्रिसिएशन, एक सपोर्ट देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये किसके द्वारा? बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार साहब। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में और कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो 33.3% कोटा दिया गया और ये 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है उससे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देश में पहला राज्य बन गया है बिहार इस पर्टिकुलर जो कोटा रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने वाला लड़कियों के लिए। ठीक है, तो आने वाले टाइम में यहां पर इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में और ज्यादा लड़कियां जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएगी। तो वुमेन इंपावरमेंट के लिखने के लिए कुछ आता है, कोई ऐसे आता है तो आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं। हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में भी बात की जाती है कि कम से कम 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो महिला होनी चाहिए। पर लेकिन रियलिटी में यहां पर अब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। 2008 से भी कई बार यहां पर इसके बारे में बात की जा चुकी है, पर अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे फुल मेजोरिटी में गवर्नमेंट है। उसको भी बोला गया था यहाँ पर ये चीजें आगे लाने के लिए, पर उसने भी कोई इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट जो सारी बातें करते हैं, उस टाइम पर ये बोला था, कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया था कि यार कम से कम अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट आएगी तो महिलाओं के लिए 33% सीट हो जाएंगी, पर लेकिन ऐसा देखने को कुछ मिला नहीं। तो ये सारी चीजें जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें अगर लिखने के लिए कुछ आता है तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं आप लोग ये चीजें। ठीक है, मैं काफी एक्सपेक्टेशन लगा रहा था जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट चुन कर आई। मैंने कहा यार ये वाला मुद्दा कम से कम हो जाए, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उनको एक महिला ढंग से सामने रख सकती है, और वो जरूरी है कि इस तरीके से चीजों को लेकर चला जाए। ठीक है, आगे जो न्यूज है यहाँ पर, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली, यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर बात करें 50,000 के करीब जो स्टार्टअप है यहाँ पर अक्रॉस द जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कंट्री रिकॉग्नाइज किए गए DPIIT के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पर स्टार्टअप क्या होते हैं? स्टार्टअप बेसिकली अगर आप लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, अगर कोई बिजनेस कोई भी आप लोग स्टार्ट करेंगे तो 4 से 5 आदमी तो कम से कम उसके अंदर लगेंगे। ठीक है, अगर कल को चलकर आप लोगों ने मान लीजिए कुछ छोटा सा भी काम स्टार्ट कर दिया तो उसमें 4-5 आदमी की जरूरत पड़ी। इससे मैं अपना उदाहरण दूं, अगर मान लीजिए कल को एक इंसान में पीपीटी बनाने वाला रख लूं, एक थंबनेल बनाने वाला रख लूं, एक वीडियो अपलोड करने वाला रख लूं, एक वेबसाइट पर चीजें अपलोड करने वाला, या फिर ऐप भी लॉन्च करना है तो उसको लिए रख लूं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से एक फिर यहाँ पर अब और ऑफिस भी स्टैब्लिश करना है तो 1-2 इंसान वहां पर भी चाहिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 8-10 आदमी नॉर्मली एक कंपनी में हो जाते हैं अगर आप लोग उसको स्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से एक कंपनी अगर कोई स्टैब्लिश हो रही है, एक तो यह है कि मैं खुद अपनी लिए बोलूं कि यार मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब के पीछे भाग रहा हूं। एक मैं बोलूं कि नहीं यार मैंने बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया और यहां पर ऑलरेडी मैं 5-6 लोगों को काम दे पा रहा हूं। तो ये ऐसी चीजें अगर सपोर्ट की जाए देश के अंदर तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। एक इंसान अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है, एक है कि दूसरों को भी जॉब दे रहा है। तो इसके चलते अगर कोई स्टार्टअप सामने निकल कर आता है तो बहुत सारी जो देश की जो बेरोजगार जो लोग हैं उनको कम से कम काम मिल पाएगा। तो इसी एक माहौल को सपोर्ट करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, और इसी के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। टॉप जो इंडस्ट्री है जिसमें स्टार्टअप आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो आईटी में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वेबसाइट बनाना और ऐप वगैरह ये सारी चीजें। हेल्थ और लाइफ साइंस में देखने को मिल रहे हैं दूसरे नंबर पर, एजुकेशन में यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, प्रोफेशनल और कमर्शियल सर्विस में यहां पर ये चौथे नंबर पर, एग्रीकल्चर में भी है। अच्छी बात देखिए, फूड और बेवरेजेस में भी है, यानी कि अगर किसान भी हैं तो भी आप लोग स्टार्टअप अपना देख सकते हैं अगर आप लोग एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसी के साथ में अगर एक टीचर है आप लोग तो भी आप लोग अपना छोटा मोटा कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं साइड में। जैसे कैसे नहीं कि ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, फीस थोड़ी कम रख लो अपना, जात की बच्चे हैं उनको फायदा हो सके। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को देखिए, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है एक बच्चा बोला है कि सर मेरे पास में, मतलब उसने बोला कि सर मेरी हेल्प कर दो और मेरे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मैं बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूं। यार जब तुम्हारे पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो फ्री पढ़ाने की जरूरत क्या है? पहले तो आप लोग ये बताओ, आप लोग कम से कम अपना खर्चा तो निकाले ना। इतनी कम फीस रख दो कि आप लोग कम से कम खर्चा निकल जाए। तो कम से कम अगर मान लीजिए कोई 5,000 रुपए फीस ले रहा है तो आप उसको और सस्ता कर दो, 500 रुपए कर दो, ऐसे कर दो, या 100 रुपए ले लो आप लोग। तो बिना पेट्रोल और डीजल की यार गाड़ी नहीं चल पाएगी। अगर आप लोग एक थोड़ी फीस लेना स्टार्ट कर देंगे तो उससे आप लोग और ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर बिल्कुल भी फीस नहीं लेंगे और आप लोगों के पास में कोई कमाने का कोई ऑल्टरनेटिव दूसरा साधन भी नहीं है तो फिर कैसे आगे बढ़ा पाओगे चीजों को? तो कम से कम थोड़ी फीस लेना स्टार्ट कर दो ताकि आप लोगों का जो बेसिक खर्चा है वो निकलने लगे और उसके बाद में फिर चीजें आगे बढ़ने लगे। आगे अगर और आगे बढ़ जाती है, आप लोगों को लगता है अच्छा खासा आप लोगों के पास में सिस्टम हो गया है, फिर चाहो तो उसको और कम कर दो फीस को। अगर आप लोगों को लग रहा है कि और ज्यादा बच्चे आने लगे तो उनसे थोड़ा प्रॉफिट होने लगा तो आपका खर्चा भी निकलने लगा, घर गृहस्थी भी चलने लगी और उसके अलावा फिर लोगों को भी फायदा होने लगा।
तो इस तरीके से आप लोग लेकर चलिए। पुराने टाइम में भी गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, फीस वगैरह नहीं उनसे ली जाती थी पैसे की फॉर्म में, पर लेकिन सारा काम जो था गुरुकुल के अंदर वो बच्चे ही क्या करते थे, साफ सफाई रखना, सारी चीजें, इवन भिक्षा तक मंगवाई जाती थी बच्चों से। तो वो सारे क्या था, फीस ही तो थी वो एक तरीके की। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। तो जो भी आप लोग भी अगर कोई ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो फीस रखिए उसके लिए, ताकि अगर आप लोगों के पास में ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है तो आप लोग उससे खर्चा निकाल सके बेसिकली, ठीक है। वरना कुछ दिनों में क्या करोगे, फिर बंद करके बैठ जाओगे। तो जो भी चीजें स्टार्ट की हैं तो उसको चलाने के लिए बेसिक चीजें आप लोग रखिए कम से कम, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं बोलता हूं, मैंने बोलता हूं कि आप लोग दूसरों को एजुकेशन दे दो। तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हाँ आप लोग अपनी बर्बादी कर दूसरों को पढ़ा दो, आप लोग खुद ही पैरों पर नहीं खड़े हुए हो और दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दो। जब आप लोग स्टैब्लिश हो जाओ, आप लोग मान लीजिए जॉब लग गई गवर्नमेंट, ठीक है, आप लोग फिर क्या करो, फिर पढ़ा दो फ्री में, क्योंकि सैलरी तो आप लोग ही रही है, उसके उसमें क्या चक्कर रह गया फिर, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा चीजों को सोचा करो कि क्या चीजें बोली जा रही हैं, उस तरीके से इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो ये कुछ बातें। तो हमारी कंट्री में जो नए नए स्टार्टअप सामने निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप भी आप लोगों को देखने को मिले फिलहाल 2020-21 के अंदर भी कई सारे स्टार्टअप आप लोग यहां पर देखते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात, यहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप अभी देखने को मिले। 16,000 के करीब जो स्टार्टअप है उनको रिकॉग्नाइज किया गया 2020-21 में, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहां पर, ओके। तो यानी कि अभी तो फिलहाल अगर नया साल जो अभी चला 2021वां उसमें थोड़ा कम है, पर लेकिन अभी फिलहाल 2020 में भी काफी लार्ज स्केल पर नए नए स्टार्टअप खुले, क्योंकि लोग जो है ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिए, तो बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो गई। अगर पिछले कुछ टाइम में आप लोग बात करें तो 5 लाख के करीब जॉब जो है वो रिपोर्ट की गई यहां पर हमारी कंट्री में। 48,000 और 93 के करीब जो स्टार्टअप के थ्रू एवरेज इंप्लॉयमेंट रेट क्या है, 11 है। यानी कि अगर कोई एक कंपनी स्टार्ट की गई तो लगभग 11 इंप्लॉय उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इससे देखिए कितने सारे लोगों को जॉब मिल गई इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए, ठीक है। भले ही किसी को शॉर्ट जॉब मिली हो, थोड़ी जॉब मिली हो, कम टाइम के लिए जॉब में, वो कम सैलरी की जॉब मिली हो, पर लेकिन घर पर अगर वैसे ही बैठा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है बंदा, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक थोड़ा मोटा कम से कम उसका जुगाड़ हो गया कि हाँ ये है कि घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ रहे हैं। तो 1.7 लाख के करीब जो है क्रिएट की गई रिकॉग्नाइज स्टार्टअप। आज अगर 2020-21 से पीरियड अगर बात करें आप लोग, तो काफी लार्ज स्केल पर चीजें हमारी कंट्री में बढ़ रही हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं अभी हमारी कंट्री में बढ़ रही हैं, और स्टार्टअप का तो एक कल्चर सा स्टार्ट हो गया देश के अंदर में कि लोग जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बन रहे हैं, ठीक है। तो इससे एक अच्छा माहौल बनेगा देश के अंदर, और कहीं ना कहीं हमारा देश और ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, ओके। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ऑपरेशनल जो गाइडलाइन है, ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर PLI, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो बेसिकली जो लिंक एक तरीके से जो भी यहां पर जो स्कीम चलाई जाती है, जो नहीं क्या एक तरीके से फायदे के लिए, खासकर अगर कोई आप लोग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके चलते गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। तो जो भी प्रोडक्ट आप लोग लेना चाहते हैं, पब्लिक नहीं प्रोडक्ट है यहां पर, ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग लेकर आते हैं, आप लोगों को मान लीजिए एक मोबाइल फोन बनाना है, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रही है मोबाइल फोन के अंदर जो भी सिस्टम यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक, वो अपने ही कंट्री में आप लोग मैन्युफैक्चर करो, तो उसकी आधी कॉस्ट जो है हम आप लोगों को उसको प्रोवाइड कराएंगे 50% सपोर्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपनी ही कंट्री में मोबाइल फोन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस तरीके से सिस्टम को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंट्री एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगी, हमारी ही कंट्री में लोगों को जॉब मिलेगा। हमारी कंट्री में बात की जा रही है रिसेंटली अभी कि 24/7 यहां पर चीजें चलने, अगर यानी कि कुछ ऐसी सिटी अगर हम लोग काउंट कर लें कि जहां पर रात ही ना हो, जहां पर 24 घंटे बिल्कुल काम चलता रहे, 3 शिफ्ट में काम चले, जहां एक इंसान जॉब कर रहा था वहां 2 और इंसान जॉब करने लगे, यानी कि एक तो ऑलरेडी कर रहा है, अगर यहां पर 8 या 24 तो 8 घंटे की 3 शिफ्ट हो गई यहां पर, तो एक ऑलरेडी कर रहा है, तो उसी में 2 लोगों को और जॉब मिल गई। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि हम ट्रिपल टाइम अपनी कंट्री में इंप्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। वो कैसे होगा, जब हम लोग चीजों को ढंग से स्टैब्लिश करेंगे, तो उसके चलते हम लोग काम कर सकते हैं, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए फ्री में चीजें नहीं होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उसको प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके देगी, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। स्मॉल इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट बैंक है, वो यहां पर अगर चीजों को आगे लेकर चले, तो यहां पर इसके द्वारा अपॉइंट किया गया प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि यहां पर जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम थी उनके लिए। तो इसके चलते इफेक्टिव इसको किया गया 1 अप्रैल 2021 से, और चीजों को आगे लेकर चला गया यहां पर, और आगे 2025-26 तक इसको रखा गया। 12,195 करोड़ रुपए बोला गया 5 साल के लिए, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को यहां पर 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे सीधा सीधा फायदा ये होगा कि हम लोग इन चीजों में काम करके अपनी कंट्री में एक अच्छा खासा डेवलपमेंट बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारी कंट्री में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि हम लोग अपनी कंट्री में चीजों को अच्छे से लेकर चल सकें, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई, अपनी ही कंट्री में एंजॉय कर रहे हैं चीजों को, ऐसे समझ सकते हैं, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है काफी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के बारे में। इनके द्वारा हिसाब की किताब ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया।
हिसाब की किताब किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो निर्मला सीतारमण जी जो है उनके द्वारा ये हिसाब की किताब है क्या? तो ये 6 शॉर्ट फिल्म है, या फिर आप लोग फिल्म के साथ में मॉडल बोल सकते हैं, शॉर्ट फिल्म या फिर मॉडल जो है यहाँ पर ये इन्वेस्टर एजुकेशन और इसी के साथ में प्रोटेक्शन फंड जो है यहाँ पर ऑथोरिटी, जिसको IEPFA बोला जाता है, वो यहाँ पर बेसिकली एक सीरीज यहाँ पर ये लॉन्च कर रही है। तो इसके चलते लोगों को गाइड किया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, उसके चलते लोगों को गाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर फिल्म के थ्रू कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पर ये जो 6 फिल्म है मॉड्यूल, ये 5 मिनट की ड्यूरेशन की आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। कैसे सेविंग करनी है, कैसे इंश्योरेंस वगैरह लेना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में बताएंगे। तो गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती है, ये काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यहाँ पर ये काम करेगी, जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड ऑथोरिटी। किसके अंडर आती है? तो सीधी सीधी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, तो इसी के अंडर में आएगी, कोई और तो काम करेगा नहीं आगे इनकी जगह, ठीक है। 2016 में चीजें स्टार्ट की गई थी, अब इनको आगे बढ़ाया जा रहा है और अच्छे लेवल पर। और हमारी कंट्री में जो सेक्रेटरी यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर के, वो यहाँ पर बेसिकली इसके चेयरपर्सन रहते हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि जनता को अवेयर कराया जा रहा है कि क्या क्या सेविंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से बजटिंग कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्या क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या क्या है। तो एक अवेयर सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज है और डिटेल वाली न्यूज देखेंगे काफी अच्छे से, और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी है रिसेंटली। अभी चाइना को टैकल करने के लिए G7 की मीटिंग अभी देखने को मिली। G7 कंट्री ने साफ साफ बोल दिया कि चाइना को जो है घुटनों के बल चलाएंगे, ठीक है। मतलब साफ साफ नहीं बोला, उसको टैकल करने की बात की गई। दूसरा क्वाड ग्रुप ऑलरेडी बनाया गया था, उसमें आप लोगों ने देखी क्या क्या चीजें चल रही थी। तो अभी यहाँ पर चाइना के अंदर अगर देखा जाए डोमिनेशन है यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल। आज के टाइम बैटरी बनानी है ना, या फिर कोई भी इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, तो काफी लार्ज स्केल पर रेयर अर्थ मटेरियल यूज किया जाता है। अब तक चाइना के अंदर ये जो नॉर्मली 90% जो रेयर अर्थ मटेरियल था उसके ऊपर डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर थी सब कंट्री की, तो चाइना ही सपोर्ट प्रोवाइड कराता था। पर लेकिन चाइना की गंदी हरकतों को देखते हुए और भी ऑल्टरनेटिव खोजना स्टार्ट कर दिए, तो अब लगभग 60% जो रिमेनिंग है यहाँ पर वो चाइना के पास में रह गया। बाकी और कौन कौन है? तो क्वाड कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA, इनके पास में भी यहाँ पर ये रेयर अर्थ मटेरियल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते 2010 के बाद में जो चाइना के द्वारा जब कर्व किया गया रेयर अर्थ मटेरियल को, जापान को देने से मना कर दिया, USA, यूरोप, इन कंट्री को हम तो अपने आप ही यूज करेंगे, अपना आप इंजॉय करेंगे, तो वो सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो अब यहाँ पर इसी के सिमिलर पैटर्न पर यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी चीजों को खोजना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये लगभग 80% के करीब चाइना, पहले 90 फिर 80। अब चाइना का जो लगभग जो फंडा है वो घटकर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 60% के करीब चाइना आ गया है। अब US से 15% हो गया है। यहाँ पर आप लोगों को जो बर्मा यानी कि म्यांमार देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेडागास्कर हो गया, इंडिया भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया अब यहाँ पर और बढ़कर ऊपर आ गया, टोटल मिलाकर इंडिया 5वें नंबर पर आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि हमारी कंट्री के अंदर भी ये चीजें देखने को तो मिलती थी, पर लेकिन हम टेक्नोलॉजी नहीं ला पा रहे थे। जैसे आयरन ओर है, ठीक है, आयरन ओर है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से लोहा निकालते हैं, ठीक है, जो आयरन ओर है। इसी के साथ में क्रूड तेल हम लोग लेकर आते हैं, कच्चा तेल जो निकाला जाता है, उसमें से क्या निकालते हैं? डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं। तो ये सारा एक पर्टिकुलर एक मलबे में से तो निकालते हैं हम लोग, ये सारी चीज सेपरेट कर। इसी तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल को सेपरेट करना आसान नहीं था, तो इसलिए टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं पा रही थी, पर उसको यहाँ पर चाइना आराम से कर ले रहा था, उसके वहां पर चीजें अवेलेबल थी, तो इसलिए चाइना दादागिरी दिखा रहा था। पर लेकिन ज्यादा दादागिरी दिखाना कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, तो इनको भी यहाँ पर ये नुकसान दे ही गया आखिर। तो रेयर अर्थ जो है यहाँ पर आज के डेट में कई सारी कंट्री थी, तो चाइना का डोमिनेशन अब कम होता जा रहा है। इंडिया भी बोला ना कि 5वें नंबर पर है आज की डेट में, ट्वाइस द ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर लगभग डबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन हम फिर भी अपना इंपोर्ट करते हैं। हम लोग शाणे हैं यहाँ पर, डेढ़ शाणे। कैसे? हम लोग अपना ज्यादा यूज नहीं करते हैं और दूसरे से इंपोर्ट करते हैं। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। फिर दूसरा ये कि अपना तो यूज कर लेते हैं और भी जरूरत पड़ती है तो बाहर से मंगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए। अगर बात करें 2019 में यूएस से जो इंपोर्टेड था यहाँ पर 80% के करीब रेयर अर्थ मटेरियल वो चाइना से कर रहा था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन 98% के करीब चाइना से सप्लाई कर रहे थे। अब ये खुद अपना भी यूज करने लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि चाइना की हरकतें आप लोग देख ही रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं हमारी कंट्री में, इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है क्या? कैसे चलेगा आगे काम, इसके बारे में कोई सोच रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सोच रहा है। आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है बड़ा ही प्यारा सा, फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से बन गया ये भाई साहब यहां से बनेगा। देखिए अभी यहां पर रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किसके अंडर में है? ये धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में है। तो बोला गया कि इसके अंदर क्रिएट की जाए एक न्यू डिपार्टमेंट रेयर अर्थ, ठीक है, DRE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेयर अर्थ। तो ये क्रिएट किसके अंदर किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। तो इसके चलते आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा किसके अंडर आता है, क्वेश्चन भी पूछ ले डायरेक्ट। बाकी एक तो ये क्रिएट करना है, हम लोग चीजों को अच्छे से टैकल कर सकेंगे। दूसरे यहां पर जो फोकस है यहाँ पर ये
वो ये है आज की डेट में, अगर डायरेक्टली आप लोग बात करें, जैसे कि क्वाड ग्रुप है, उनके साथ में मिलकर हम लोग काम करें, अगर रिक्वायरमेंट और बढ़ गई है तो वहां से हम लोग थोड़ा खरीद लें, यानी कि अपने पास में जो है उसको तो हम लोग को सेव रखना है और यूज करना है जितना कर सके अपने हिसाब से। बाकी का अगर बाहर से भी कहीं हाथ पार लगे तो हम लोग उसको भी वहां से इंपोर्ट कर ला सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक में बात करें, कंप्यूटर नेटवर्किंग में बात करें, इवन कम्युनिकेशन में जो भी डिवाइस बनाई जा रही है, हेल्थ केयर के अंदर या नेशनल डिफेंस के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, रेयर अर्थ मटेरियल काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है यहाँ पर, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। इसीलिए चाइना सोच कह रहा है करना काम स्टार्ट भी कर दिया है, दूसरी कंट्री को सप्लाई करना काफी कम कर दिया है चाइना के द्वारा ये सारी चीजें। अगर आगे बात करूं यहाँ पर रेयर अर्थ के बारे में, यहाँ पर रेयर अर्थ जो एलिमेंट है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एग्जांपल के तौर पर अगर समझा जाए, हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टिविटी, सेफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, हाइड्रोजन, इन सब चीजों में भी आगे चलकर एक जो पोस्ट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी होगी, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए एनर्जी इफिशिएंट अगर इशू आएगा कोई निकल का, तो फ्यूचर में रेयर अर्थ मटेरियल का काफी ज्यादा और यूज आप लोग को देखने को मिलेगा। इनको रेयर अर्थ मटेरियल बोला क्यों जा रहा है? रेयर क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कि यूनिक हो, बहुत कम मिलती है, तो इसलिए रेयर इसीलिए बोला जाए क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं था, जो इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलता था ना, यहाँ पर जो ऑक्साइड फॉर्म में देखने को मिलता था, जैसे कि आयरन ओर बोला मैंने, क्रूड ऑयल बोला, उसमें से आसान नहीं था, मेहनत करके निकालना पड़ता है तेल, तो ऐसे यहां से मेहनत करके इसको निकालना पड़ता है। तो वही पैटर्न यहां पर फॉलो करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी प्रॉपर वे में, पर लेकिन अब चीजें बढ़ रही हैं तो आगे आ रही हैं चीजें निकल कर। यहां पर जो मिनरल्स हैं उसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है, तो उसको काफी अच्छे लेवल पर रिफाइन करना पड़ता है। तो कई बार ये भी आता है कि यार बहुत ज्यादा मेहनत लग जा रही है, उतना तो आउटपुट भी नहीं निकल रहा है, तो ये भी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर अगर माइंड में क्लियर रहेंगी तो क्वेश्चन भी आप लोगों का हो जाएगा, और इसके चलते आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग एक आधा उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक दो नाम भी आप लोग इसका नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को बताया जाए यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर बात करूं तो है थ्यूलियम, THULIUM, ठीक है, इसी तरीके से टेरबियम, TERBIUM, तो कुछ नाम भी याद रख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, जो आप लोगों से पूछे जाए। कई सारी रेयर अर्थ मटेरियल देखने को मिलेगी, लगभग 17 के करीब। ठीक है, तो एक दो नाम याद रख लेंगे तो कुछ थोड़ा सा आप लोग अगर कहीं पर पूछा जाए तो कंफ्यूज जाओगे नहीं आप लोग। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करेंगे तो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन है, ये है यहाँ पर बेसिकली ऑपरेशन ओलिव। तो ऑपरेशन ओलिव किसके द्वारा है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी कंट्री में जो कछुए हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है कोस्टल एरिया में, उसके लिए ऑपरेशन चलाती है, जिसका नाम ऑपरेशन ओलिव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो किसके लिए है यहाँ पर ऑपरेशन ओलिव? तो यह ओलिव रेडली टर्टल, तो इनके लिए है यहाँ पर ये। तो जो कोस्ट गार्ड है यहाँ पर, इसका जो ऑपरेशन ओलिव है यहाँ पर, ये 1980s में इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो ये कछुए हैं यहाँ पर, जिनको रेडली ओलिव टर्टल बोला जाता है, इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। तो नॉर्मली ये जो कछुए हैं ये अपना बच्चा देने के लिए, अपना नेस्टिंग करने के लिए, अंडे देने के लिए बेसिकली कहां पर आते हैं? नवंबर से दिसंबर के महीने में आप लोगों को उड़ीसा कोस्ट पर आते हुए नजर आ जाएंगे। यानी कि उड़ीसा राज्य के कोस्ट काफी फेमस है इसके लिए, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो यहां पर ताकि यहां पर एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी को रोका जा सके और राउंड द क्लॉक इनका सर्विलेंस किया जा सके, तो यहां पर ताकि देखिए कब से कब तक, नवंबर से दिसंबर तक का। ठीक है, तो ताकि यहां पर चीजों को कंडक्ट कराया जाता है, तो इनके चलते नवंबर से लेके मई तक का यहां पर जो एक्टिविटी होती है उनको ये सर्विलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके ऊपर कोई इंपैक्ट न पड़े। कोस्ट गार्ड क्या है? जैसे हमारी कंट्री में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी है, उसी तरीके से एक और ब्रांच आप लोग बोल सकते हैं कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आती है। ठीक है, कब स्टेब्लिश किया गया था ये आप लोग बताइए। तो ये कोस्टल एरिया, जो हमारी कंट्री में टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया से कनेक्ट करते हैं, तो उनको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में ये बेसिकली कोशिश करती है, ताकि कोई बुरी दुर्घटना देखने को न मिले। तो ये टोटल 9 राज्य हैं कोस्टल एरिया के। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य याद रखिएगा, कोस्टल एरिया जो राज्य है हमारी कंट्री में। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो इन्हीं के एरिया में प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, तो इसी के लिए यहाँ पर ये ऑपरेशन चला रखा है। नॉर्मली ये माना जाता है कि जो ओलिव रेडली टर्टल है ये एक मांसाहारी है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्निवोर है, यहाँ पर ये बेसिकली मछली वगैरह सटक जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। स्मॉल है और मोस्ट अबेंडेंट आप लोगों को ओल सी जो टर्टल है, ये मैक्सिमम जो भी कछुए हैं ये आप लोगों को वही देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। ठीक है, ये कई बार तो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, माइग्रेट होते हैं, कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से आते हैं बेसिकली फीड करने के लिए, मैटिंग करने के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए। नॉर्मली थोड़े गर्म ओशन में पाए जाते हैं, जहां थोड़ा पानी गर्म होता है, यानी कि ऐसा नहीं जैसे पृथ्वी पर नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया, उसके बीच में इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं जहां बहुत ठंडा पानी होता है, तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के उसी पोर्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर थोड़ा सा गर्म पानी आप लोगों को नजर आता है। उड़ीसा का जो यहाँ पर
गिरमाथा जो बेसिकली मैरीन सेंचुरी है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वर्ल्ड में लार्जेस्ट, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो रॉकरी जो ऑफ सी टर्टल है उनके लिए यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है, तो अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं कि यहां पर इनको कहां पर रखा गया, IUCN, ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में जो लिस्ट है उसमें वनरेबल की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो यहां पर क्योंकि इनकी कई बार इनको पकड़ा जाता है, इनकी मीट वगैरह भी, इनके सेल लेदर वगैरह जो भी इसके ऊपर की चीजें या फिर अंडे वगैरह भी इनके यूज किए जाते हैं, तो मारा जाता है कई बार, तो इसके चलते यहां पर कई और जीते, जैसे कि आप लोग ना जो ट्रोल या फिर जो नेट वगैरह फेंका जाता है जब यहां पर उसके ओशन के अंदर में, तो कई बार मछुआरों के नेट जो है टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, सस्ते रहते हैं, कई बार वो टूटे जाते हैं, गल जाते हैं पानी में, तो कई बार ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। ये पिक्चर बहुत वायरल हुई थी, ये ऐसी इंपैक्ट यहां पर आप लोगों को इंसानों की हरकतों का देखने को मिल रहा है। सोचिए यहां पर ये छोटा सा कछुआ होगा और उसके इस तरीके से यहां पर फंस गया होगा जब ये छोटा बच्चा होगा। ठीक है, अभी इसका साइज बढ़ गया, पर लेकिन ये प्लास्टिक ऐसा है कि हजारों साल में नहीं गलेगा ये, अब इसमें फंसा रह गया बेचारा। अब इसकी कंडीशन देखिए क्या हो गई है, आप लोगों को लगेगा कुछ ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने वाला है, तो जल्दी मर जाएगा क्योंकि यहां पर ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें इंसान देखिए यहां पर कैसी हरकतें कर रहे हैं। अब जाल में फंस गया, आप लोगों को लगता है कि इससे काट के कभी इससे निकल पाएगा, ये इसी में पड़ा पड़ा बेचारा मर जाएगा, ना कुछ खाने का मिलेगा, ना कहीं जा पाएगा, हिम्मत इतनी लगेगी, एनर्जी रहेगी नहीं खाने के लिए, तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। प्लास्टिक वगैरह जो डाली जाती है, फिशिंग नेट हो गया, फिर जो भी चीजें हमारे हाथ में आती है हम लोग गार्बेज समझकर उसको समुद्र में डाल देते हैं, तो उसके चलते ये हरकतें देखने को मिलती है। तो इंसान जो है वो इंसानियत छोड़कर हैवानियत की ओर चल रहा है, उसके चलते ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज के में खत्म होती जा रही है। बस ऐसा लग रहा है कि धरती पर इंसान ही रहेगा और अगर इंसान ही बचेगा फिर सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना जरूरी है। ओके, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये स्टेट से रिलेटेड है यहाँ पर ये, और जो बात की जा रही है यहाँ पर ये उड़ीसा के बारे में बात की जा रही है। उड़ीसा के बारे में क्या बात की जा रही है, अभी उड़ीसा की जो वुमेन है, यानी कि जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर जो हल्दी है जो बेसिकली उड़ीसा के अंदर वो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पर मार्केट में प्रोमिस की जा रही है, अच्छा खासा रिटर्न उसको मिल रहा है जब यहाँ पर मार्केट में बेची जा रही है। तो जो महिलाएं ये हल्दी उगा रही है, टर्मरिक जो हल्दी उगा रही है यहाँ पर ये काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर बात ये की जा रही है कि अभी फिलहाल इनके अंदर जो है बेसिकली ये जो बेसिकली जो हल्दी है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों से बात की, तो यहाँ पर ये काफी अच्छा खासा नॉर्मल तरीके से ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। तो इसकी वजह से न्यूज में आ गई है कहां पर, उड़ीसा के अंदर में। आखिर ये इतनी मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इनके अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है। कर्क्यूमिन जो कंटेंट है ये लगभग 5.5% से लेकर 6.6% तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो कर्क्यूमिन यहां पर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से इनकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और ये मार्केट में अपना कदम जमा चुकी है। आप लोग ये बोलेंगे यार ये कर्क्यूमिन क्या आ गया सामने, हमको तो पता ही नहीं इसके बारे में, मैंने पहली बार सुना, मैंने भी सर्च किया इसके बारे में, मैंने कहा देखता तो हूं क्या है, मुझे भी नहीं इसके बारे में पता था। देखिए पढ़ाने का फायदा देखिए, अगर आप लोग चीजें पढ़ रहे हैं ना और कल को किसी को पढ़ाना पड़ रहा है तो बहुत सारी चीजें आप भी सीखने को मिलेगी। कोई मांगे पेट से सीख के नहीं आता, बहुत सारी चीजें सामने नई नई आती है, तो आराम से अगर आप लोग उनको इग्नोर ना करें, कोई सामने आ गई चीज आप लोग तुरंत उसको जाकर सर्च कीजिए, तो इस तरीके से पैटर्न लेकर चलेंगे तो आप लोग सारी चीजें याद करना स्टार्ट कर देंगे। तो कर्क्यूमिन बेसिकली है क्या यहाँ पर, ये बेसिकली एक तरीके से आज की डेट में हेल्प करता है जो बॉडी के अंदर में, जैसे कि किसी को एंजाइटी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन है, कोई सूजन आ रहा है चीजों के, ठीक है, तो इस तरीके की चीजों में हेल्प करता हुआ नजर आता है, यानी कि रिकवर करने में हेल्प करता है। अगर कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहती है तो उसमें काफी बड़ा रोल प्ले करता है, बॉडी को एक्टिव रखने में हेल्प करता है अगर बॉडी पैसिव पड़ने लगती है, ठीक है, तो कई सारी ऐसे फायदे हैं इसके जो कि नॉर्मली ये यूज किया जाता है। तो ये एक दवाई का काम करता है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा कि हल्दी काफी इंपॉर्टेंट होती है, दूध में मिलाकर शाम को अगर थोड़ी पीना स्टार्ट कर दो तो बहुत सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो टर्मरिक जो है इसके अंदर जो यहाँ पर कर्क्यूमिन जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके चलते अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, एक हर्बल की तरीके से भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है, वो तो मैंने आप लोगों को बताया नॉर्मली। पर लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर हल्दी के बारे में, ये जो जिंजर होता है ना उसकी फैमिली का, जैसे अदरक होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा अदरक कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ही, ऐसी हल्दी होती है, तो उसी की फैमिली का इसको बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। ये जो प्लांट है यहाँ पर ये मेडिसिन के यूज से यूज किया जाता है, पुराने टाइम से हमारी कंट्री में ये यूज किया जा रहा है। अभी इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कंदमाल हल्दी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उड़ीसा में इसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है, और इसी के साथ में यहाँ पर एडोड, ये टर्मरिक जो है इसको तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर जीआई टैग का दर्जा मिला है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। हमारी कंट्री में हल्दी लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाला एरिया कौन सा है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और यहाँ पर उड़ीसा। मेरे दादाजी जो थे वो खुद अपनी हल्दी खेतों में उगाया करते थे, और फिर उस हल्दी से वो कई सारे पता नहीं क्या क्या आइटम उसके अंदर मिलाते थे, मुझे मतलब पता नहीं है, वो मार्केट से लेकर आते थे और उसके अंदर वो आइटम मिलाकर फिर एक मसाला बनाया करते थे, और उस मसाले को फिर वो यूज किया करते थे कई सारी चीजों में डालकर। जैसे कि चाय में अगर उस मसाले को डाल दिया जाए तो भाई साहब जो चाय का टेस्ट होता था
मतलब मैं चाय नहीं पीता हूँ, पर्सनली मैं चाय नहीं पीता हूँ, पर लेकिन जब दादाजी की वो चाय आती थी ना, वो मसाला डल के, भाई साहब उसको ना कोई भी इंसान बैठ के पी जाएगा। बस दिक्कत ये रही कि वो तो चले गए, पर वो मसाले का रेसिपी नहीं पूछी मैंने उनसे। चलिए जो भी है, मतलब बहुत सारी चीजें थी यार, इसीलिए बोलता हूँ कि बाबा दादी के पास में, मेरे ना तो आज के टाइम में बाबा है, दादी तो मैंने खैर देखी नहीं थी, पर लेकिन अगर आप लोगों को टाइम मिले ना यार, इनके पास में जरूर बैठा करो, ठीक है। वही कहते हैं ना, जिसके पास में चीजें नहीं है उनको उनकी कीमत समझ में आती है। तो अगर आप लोगों को टाइम मिले थोड़ा बहुत, बाबा दादी के पास में, अपने फादर के पास में अगर टाइम मिले, घर पर अगर रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जरूर बैठिए, ठीक है, बात करिए उनसे, बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलेगी, उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं। हम लोग नॉर्मली कई बार क्या करते हैं, अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम निकालिए जरूर और उनसे बातें करिए, ठीक है, तो देखेगा उनको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी। आगे अगर बात करें, जैसे मैंने बताया भी यहाँ पर कर्क्यूमिन के बारे में, ठीक है, तो येलो यहाँ पर जो फिनोलिक कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि कई सारे एरिया में यहाँ पर यूज किया है, इवन कैंसर के साथ में लड़ने में भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए इसकी डिमांड काफी अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा पाया जा रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये भी एक प्यारी न्यूज बोल सकते हैं, IDEX यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस की यहां पर बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं समझ लेते हैं, यहां पर आप लोग कई सारी बातें यहां पर जान पाएंगे। तो यहां पर जो बात की जा रही है डिफेंस के बारे में, तो आज की डेट में हमारी कंट्री में, खुद अपनी ही कंट्री में हम लोग डिफेंस के प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर एक बजट, जो कि यहां पर 498 करोड़ रुपए का बजट है, ताकि इनोवेशन लाया जा सके डिफेंस में और एक्सीलेंस लाया जा सके। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। हम लोग कोई प्रोडक्ट बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हम लोग अपनी ही कंट्री में बना ले, तो ऐसा तो है नहीं कि अलादीन का चिराग है, घुसेंगे और घिसेंगे हम लोग और प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाएगा। पहले उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तभी तो वो प्रोडक्ट बनकर सामने आएगा। तो वो सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर जो IDEX जो इनिशिएटिव है यहां पर, ये तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहां पर उनके द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में। तो अभी ये काम कर रहा है काफी अच्छे से, और फंड किया जाता है DIO यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एम क्या है, ताकि अपनी ही कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, अपनी ही कंट्री में डिफेंस और एरोस्पेस में काम कर सके, और बाहर से हम लोग को सामान खरीद कर न लाना पड़े। तो क्या करेंगे, अपनी ही देश के, जैसे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके छोटे छोटे लघु उद्योग हो गए, जैसे स्टार्टअप की बात की थी ना, छोटा छोटा बिजनेस कोई हो गया, आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है, पता चला कल को चलकर आप लोगों में से कोई इलोन मस्क बन के निकल जाए, आप लोग कुछ ऐसा अचीवमेंट कर लो, कुछ ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तो कुछ भी कर सकते हो यार। माइंड की कोई कैपेसिटी लिमिट नहीं होती है कि आप लोग यहां पर बस इसको लिमिट कर रखिए। कुछ भी किसी भी हद तक कुछ भी जाकर आप लोग सोच सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव अगर करना चाहते हो लाइफ में। इंडिविजुअल इनोवेटर असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, कोई एकेडमिक, तो कोई भी आकर अगर यहां पर काम करेगा तो यहां पर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और इनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस हाँ छिट्टी हो गया काम, ठीक है। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को एक न्यूज भी पढ़ाई थी, याद है, 20 रिफॉर्म इन 2020, याद है वो न्यूज मैंने डिस्कस की थी। तो ये 20 रिफॉर्म इन 2020 कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था यहाँ पर, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था यहाँ पर, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2020 में चेक किया गया कि हम लोगों ने 20 कौन से बड़े रिफॉर्म लेकर आए हैं, जो कि मैंने आप लोगों से टोटल डिस्कस भी किए थे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी डिफेंस जो इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसको लिस्टेड किया गया है। बनाए किसके द्वारा, फंड कहां से निकल के आ रहा है, जो बेसिकली जो फाउंड की जा रही है, कहां से हो रही है चीजें, तो हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। तो ये दो PSU है हमारी कंट्री में, पब्लिक अंडर, जो यहाँ पर बेसिकली डिफेंस के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पर HAL BL, तो ये नवरत्ना की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में हमारी कंट्री में बेसिकली और भी कई सारी चीजें हैं, जिस तरीके से जो इंजीनियर जो यहाँ पर जो प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर एंगेजिंग जो इंडस्ट्री है वो सामने निकल कर आ रही है, फंड भी दे रही है, और भी कई सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो इंडिया के अंदर जब से ये ऐसा माहौल बना है, तब से 2011 से लेके 15 से लेके 2016 तक के अंदर 33% जो इंपोर्ट है हमारा वो खत्म हो गया, यानी कि जो बाहर से हम लोग सामान खरीदते थे, तो 33% हम लोगों का कम हो गया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको आप लोग सिप्री के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा ये बातें बताएगी कि इंडिया ने बाहर से जो है सामान खरीदना बंद कर दिया है, अपने ही देश में हम लोग अपना सामान अपने आप डेवलप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने ही देश में हम लोग को जो मिल रही है हमारे लोगों को, तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा ये, तो इसके चलते हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। यहां पर आगे जो बात की जा रही है आई फैमिलिया के बारे में। तो आई फैमिलिया क्या है, बेसिकली यहां पर ये आइडेंटिफाई करना जो मिसिंग पर्सन है ग्लोबली थ्रू DNA, उसके DNA को चेक कर किसका प्रोग्राम है यहां पर, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये है यहाँ पर इंटरपोल का प्रोग्राम। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये प्रोग्राम है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है हमारी कंट्री से किसी और देश में गया और वहां पर जाकर वो मिसिंग हो गया,
तो आप लोग ये समझिए उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लोग कुछ पता है, अपने देश में खोजते रह जाएंगे, किसी और देश में चला गया, उस देश के बारे में हम लोग कुछ आइडिया नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इंटरपोल के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसा किया गया जिसको इंटरनेशनल जो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके द्वारा एक ग्लोबल लेवल पर ये स्टार्ट किया गया ताकि जहां जहां पर भी कोई मिसिंग पर्सन है उसके डीएनए के बेस पर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहले तो यहां पर परिवार का जिसका भी कोई पर्सन मिसिंग है उसका डीएनए लिया जाएगा, और फिर यहां पर अगर कोई पर्सन की डेड बॉडी या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन मिल रहा है उसको डायरेक्ट मैच किया जाएगा उस परिवार के डीएनए के साथ में जो इंटरपोल का डेटा है और जो यहां पर फैमिली के द्वारा डीएनए दिया गया है, यानी कि परमिशन ली जाएगी, ऐसा नहीं कि हवा में चीजें रहेगा, तो दोनों के डीएनए को मैच किया जाएगा, उसके बेस पर चीजें देखने को मिलेगी। तो जो डीएनए है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर में, तो उसके चलते हम लोग मैच कर उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कोई मिसिंग पर्सन है, कोई अनआइडेंटिफाई बॉडी कहीं पर मिल गई है, जो कि अब तक डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो अब इससे पॉसिबल हो पाएगा। तो फैमिली मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, तब चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। तो इंटरपोल के द्वारा एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो काफी लंबे समय से जो इशू पड़ा हुआ था उसमें एक सक्सेस यहां पर देखने को मिली। फ्रांस के अंदर इंटरपोल का आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी हो तो आप लोगों को पता होगा, इसका नाम है एजेंट साई। इस मूवी में काफी खतरनाक चीज दिखाई गई है यार। इसमें दिखाया क्या गया मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जो एजेंट है बेसिकली एक चीज का पता लगाता है, होता क्या है वहां पर जो मरी हुई कोई बॉडी है उसकी क्या करते हैं, उसका फिंगरप्रिंट निकाल लेते हैं बेसिकली, उसके फिंगरप्रिंट बेसिकली क्या है उसका एक अगर कोई बॉडी मर गई उसका फिंगरप्रिंट चुरा लिया वहां से, उसका फिंगरप्रिंट चुराने के बाद में उसके फिंगरप्रिंट को यूज कर किसी इंसान को गोली मार दी। अब जिस पिस्टल से गोली मारी है, जिस चाकू से उसका मर्डर किया है, उस पे एक ऐसे इंसान के फिंगरप्रिंट हो गए जो इंसान ऑलरेडी मर चुका है। तो आप लोग ये समझिए कि जिसने मर्डर किया है वो बच गया और एक मरे हुए इंसान के ऊपर उसका एक तरीके से मतलब उसके ऊपर उसका आरोप लग गया। तो कभी भी कोई भी क्रिमिनल जो है वो पकड़ा नहीं जाता, तो इसके चलते ऐसी भी हरकतें की जाती है। तो इन सब को भी रोका जाएगा कहीं ना कहीं अगर ये चीजें रहेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आई फैमिली जो है यहाँ पर ये 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। एक तो डेडिकेटेड ग्लोबल डेटाबेस होना काफी ज्यादा जरूरी है कि डीएनए वगैरह यहाँ पर इकट्ठे होने चाहिए, तभी तो उसके साथ में मैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर सेपरेट होना चाहिए सबके प्रॉपर वे में। इसी के साथ में डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको बोनापार्ट बोला गया। याद रखिएगा जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है, इसको बोला गया बोनापार्ट। ठीक है, इंटरनेशनल जो गाइडलाइन जो है इसके बारे में बात करें तो यहां पर याद रखिएगा इसको, ये है बेसिकली प्रोड्यूस बाय इंटरपोल। तो ये भी इंटरपोल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो सेंड किए जाते हैं बेसिकली डीएनए के थ्रू। यहां पर फैमिली के साथ में जो भी होता है उसको अनआइडेंटिफाइड बॉडी को मैच करते हैं, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया। तो इसके चलते क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे यहां पर, तो जो यहां पर अनआइडेंटिफाइड जो विक्टिम है या फिर जो क्राइम है, मिसिंग पर्सन है, उनका पता लगाया जा सकेगा। तो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग चीजों को एक तरीके से इंक्रीज करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेवल। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं जो आज के डेट में चीजें नहीं हो पा रही है, तो उसके चलते हम लोग चीजों को कैसे टैकल कर पाएंगे। इसी के साथ में प्रिवेंट कर पाएंगे ऑर्गेनाइज क्राइम को। ठीक है, ग्लोबल जो माइग्रेशन अगर कोई होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, लोग मर गए, उसमें कोई सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, तो उनका पता लगा पाएंगे। अनरिजोल्व इशू मिसिंग पर्सन के उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके चलते इंटरपोल के नोटिफिकेशन में अगर बात करिए तो जो येलो नोटिस है वो मिसिंग पर्सन के लिए है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है कि इंटरपोल के नोटिस के बारे में बताइए। तो रेड नोटिस अभी मेहुल चोकसी को मिला वांटेड की लिस्ट में, येलो नोटिस यहां पर ही है। ठीक है, बाकी के नोटिस भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार आप लोगों को पहले बता चुका हूं, कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, आइए अब बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट में क्या बात की जा रही है, ये भी एक अच्छी चीज है। नॉर्मली अगर बात करें हमारी कंट्री में, जैसे कि वोटर के बारे में बात करें, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है नॉर्मल कंपनी के अंदर, सीईओ बोलते हैं इसको। अगर बात करें यहां पर एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, जैसे कि एनटीपीसी है, ठीक है, तो एनटीपीसी मान लीजिए एक बहुत बड़ी जैसे कंपनी है, मान लीजिए क्या है, जैसे अगर इसके अंदर हम लोग सीईओ वोटर जो है वो यहां पर ला दें कि यहां पर एक कोई ऐसा पर्सन जो कि पानी के बारे में देखरेख करेगा इस कंपनी के अंदर, कहां पर पानी बर्बाद किया जा रहा है, कहां पर यूज किया जा रहा है। तो यूएन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट है यहां पर एक, जिसको सीईओ वोटर मैंडेट बोलते हैं। तो इसके चलते यहां पर हमारी कंट्री की जो ये एनटीपीसी है, ये अभी फिलहाल इसके द्वारा इसको साइन किया गया। तो इसके चलते हमारी कंट्री में ये चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि वोटर का यूटिलाइजेशन ढंग से किया जा सके। तो सीईओ वोटर के यहां पर ये स्पेसिफिक एक स्पेशल इनिशिएटिव है यूएन जनरल असेंबली का और यूएन जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट उसके द्वारा कि पार्टनरशिप में जो पैसिफिक इंस्टीट्यूट है मिलकर काम कर सके। 2007 में लाया गया था। एम ये है कि जो वाटर सैनिटेशन है उसको ध्यान में रखा जा सके और सस्टेनेबल यूज किया जा सके एक तरीके से, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत। यानी कि अगर वाटर को ढंग से यूज किया जाए तो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग यहां पर बात करिए, आप लोग खुद भी यहां पर देखते हैं क्लीन वाटर और सैनिटेशन,
छठा गोल है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये अगर माइंड में रहेगा तो इसको भी आप लोग मेंशन कर पाएंगे। तो अगर क्या क्या काम हम लोग यहाँ पर करें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट वोटर जो यहाँ पर बेसिकली स्टोरशिप, बेसिकली एक तरीके से नहीं कि पर्टिकुलर पद बनाना, तो ग्लोबल लेवल पर ये कमिटमेंट किया जा रहा है कि एक ऐसा पद होगा जो कि वोटर के बारे में ही ध्यान रखेगा। तो यहां पर क्या क्या फायदे होंगे इससे, किस तरीके से इसको यूज किया जाए, वोटर को ये बताएगा। सोशली, इन्वायरमेंटली और या फिर इकोनॉमिकली क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देगा। इसी के साथ में डायरेक्ट ऑपरेशन रहेगा यहाँ पर, रिड्यूस कैसे करना है, पानी को ज्यादा मिसयूज नहीं किया जाए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कलेक्टिव कोई एक्शन अगर दिक्कत हो रही है, पब्लिक पॉलिसी क्या होगी, कमिटमेंट एजेंडा, ट्रांसपेरेंसी कैसे बनाकर रखनी है, तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यूएन का जो ये पर्टिकुलर मैटर है ये तो नॉन बाइंडिंग है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये देखने को मिलती है, यानी कि बना तो देते हैं पर लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से अभी खुद ही अगर बिजनेस कम्युनिटी आगे निकल कर आ रही है तो उनको एनकरेज करने के लिए लाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ताकि अपने आप वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हाँ यार ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी कहीं पर खराब नहीं हो रहा है तो पानी से कहीं अगर नल से पानी बह रहा है तो कोशिश करो उसको टोटी को बंद कर दो, ठीक है, इतना तो कर ही सकता है ना इंसान। और अगर कहीं पर गलत कुछ काम हो रहा है तो उसको आप लोग रिपोर्ट कर दो कि हाँ यार ये काम हो रहा है, इसको रोको, यहाँ पर अगर पानी बर्बाद हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी चीजें। तो एक तरीके से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क अगर बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ से तो ह्यूमन राइट, लेबर, इन्वायरमेंट या फिर जो एंटी करप्शन चीजों को भी ध्यान में रखा जाए। और यूएन की जो यहाँ पर एजेंसी है वो यहाँ पर फोकस देकर चल रही है, इसके चलते जो कंपनी है उनको साथ में लाया जा रहा है, सिविल सोसाइटी को साथ में लाया जा रहा है, लेबर को साथ में लाया जा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक तरीके से यहाँ पर सिटी प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिला है, कई सारी सिटी ज्वाइन करी है। तो यूएन का ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है यहाँ पर इंडिया के द्वारा भी, इंडिया भी इसका पार्ट है, ताकि वोटर को बर्बाद होने से रोका जा सके, ठीक है। तो समझ रहे ना आप लोग, एक तरीके से पानी की बर्बादी रोकी जा रही है। काफी जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में फिर क्विक क्विज देखेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डे देखा हम लोगों ने, तो यहाँ पर इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ पर न्यूज वगैरह देखी यहाँ पर, जो कि आप लोगों को देखने को मिला। अच्छा, जैन धर्म के जो बेसिकली प्रचारक जो थे, जो आप लोग जिनको नॉर्मली जो नहीं कि नॉर्मली जैसे गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें हम लोग महावीर जैन जी के बारे में, तो ये कौन से नंबर के यहाँ पर अनुयायी थे आप लोग ये बताइए, ठीक है, पर्टिकुलर इस जो रिलीजन से रिलेटेड। तो इतना तो बनता है ना, कितना सारा पढ़ा चुका हूं तो क्वेश्चन तो पूछ सकता हूं ना। आगे बात करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ये सब चीजें हम लोगों ने जानी डिटेल में। शॉर्ट न्यूज यहाँ पर और भी देखी हम लोगों ने, ये वाली न्यूज हम लोगों ने देखी कि चाइना की दवाई के बारे में लड़कियों को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी हम लोगों ने समझा यहाँ पर कि स्टार्टअप की कल्चर कैसा है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के अंदर कोई हुनर है ना, तो उसको ढंग से यूटिलाइज कीजिए और कोई एक बड़ी कंपनी बनाकर खड़ी करिए जिसमें कम से कम आप लोग कई सारे लोगों को काम भी दे सको, ठीक है। तो आप लोग भी इंजॉय करोगे और दूसरों को काम भी प्रोवाइड कराओगे और कंट्री को अच्छा खासा कॉर्पोरेट टैक्स भी जाएगा, तो कंट्री का भी फायदा होगा उससे, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। आगे बात करें यहाँ पर, तो इसके बारे में बात की जा रही है, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम देखी, क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने हिसाब की किताब के बारे में जाना। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर बात की रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली। आगे हम लोगों ने यहाँ पर बात की नेशनल न्यूज में, जो बेसिकली ऑपरेशन ओलिव के बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की इसको देखा भी हम लोगों ने, क्या कंडीशन बुरी चल रही है। इसी के साथ में हल्दी के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट हम लोगों ने डिफेंस के अंदर इनोवेशन की कुछ बातें की जो कि हम लोगों ने समझी यहाँ पर। इसी के साथ में इंटरपोल की कुछ बातें हम लोगों ने समझी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अगर टाइम लगेगा तो ही मूवी देखना है, नहीं कि जाकर मूवी देखने बैठ जाओ, ठीक है। अच्छी मूवी है पर लेकिन हाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी, तो टाइम लगे तो ही देखना, ठीक है। तो कई सारी बातें जानी यहाँ पर, वाटर को कैसे सेव करना है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की, ठीक है। तो कैसा रहा डिस्कशन, आइए अभी पता चलेगा, इसको अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर जो वर्ल्ड डे है यहाँ पर कमबैक डिजर्टिफिकेशन, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है पांडिव जो लेनी के बारे में, ठीक है, पांडिव लेनी जो केव है ये कहां पर है ये बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी चाइना की दवाई को अप्रूव किया गया ये बताइए। 33% रिजर्वेशन किस राज्य के द्वारा दिया गया है ये बताइए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि हिसाब की किताब की बात कर रही है, ठीक है। ऑपरेशन ओलिव किसके द्वारा चलाया जा रहा है, कौन है हमारी कंट्री का, कौन सा नंबर है यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल में ऑल ओवर वर्ल्ड में। कंदमाल हल्दी किस राज्य से बिलोंग करती है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो इरोड टर्मरिक है वो किस राज्य से निकल कर आती है, जीआई टैग जिनको मिला हुआ है। डिफेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डीआईओ क्या है ये आप लोग बताइए। इसी के साथ में आई फैमिलिया ये किसका प्रोग्राम है ये बताइए। बाकी आइए कुछ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इंडिया पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर कौन है जिसको सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला। रेमिटेंस किस देश से सबसे ज्यादा बाहर गया, ये 3 कंट्री के नाम बताइए आप लोग, ठीक है।
आगे बात करें यहाँ पर हमारी कंट्री में फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जा रही है, तो किसके रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें कौन पॉलिसी बना रही है इसके लिए? स्टेट ऑफ हार्मुज किस दो एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात की यहाँ पर खर्क के बारे में, ये पर्शियन गल्फ के अंदर किसका आइलैंड है? अफ्रीकन यूनियन को किसके द्वारा अभी मेंबरशिप जो है उसको टर्मिनेट कर दी गई अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। सेंट्रल अमेरिका के अंदर फर्स्ट जो कंट्री बन गई इसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया, उस कंट्री का नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 20% जो एथेनॉल है वो कब से कब तक का ब्लेंड करने की बात की जा रही है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो कौन सी रिवर पर यहाँ पर ये घड़ियाल को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहाँ पर ये वर्ल्ड जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये ब्रीफ याद रखेगा। चाइना और मैक्सिको है दूसरे और तीसरे नंबर पर इंडिया के बाद में रेमिटेंस के मामले में। रेमिटेंस सबसे ज्यादा यूएसए, फिर जो यूएई, फिर सऊदी अरेबिया से बाहर जाता है। इसी के साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में चाह रही है खुद की फ्लाइंग एकेडमी हम लोग बना सके। गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पर पर्शियन गल्फ के बीच में यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ईरान का है ये आइलैंड जो अभी रिसेंटली न्यूज में था। अफ्रीका के द्वारा माली को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, इसके द्वारा अभी कू देखने को मिला देश के अंदर में। एल सल्वाडोर के द्वारा यहाँ पर बेसिकली बिटकॉइन लीगल टेंडर बना दिया गया, फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड में। 2025 में अभी यहाँ पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है, 2030 में की जा रही थी। उड़ीसा जो है वो महानदी के अंदर बेसिकली घड़ियाल की जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया ना? हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे एंजॉय करना है तभी तो याद रखोगे चीजें। तो कितना रहा यहाँ पर स्कोर जरूर बताइएगा, कितना आप लोग यहाँ पर इसको बेसिकली रेट देंगे इस लेक्चर को 10 में से। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा, पर डिसलाइक करके बताइएगा जरूर कि क्यों आप लोगों को यहाँ पर पसंद नहीं आया, ताकि इंप्रूव किया जा सके। टाइम मिले तो किसी को जरूर पढ़ाइएगा, इतना सुकून मिलेगा कि किसी और चीज में नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं, अगर इंसान जो है वो सीरियस होकर पढ़ेगा आप लोगों के साथ में तो, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिए, आसपास से फेर के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।